उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहली खबर चमोली से है। आप सभी को बता दें कि जनपद चमोली के दशोली ब्लॉक में ग्राम सभा पलेटी के कालीमाठी तोक में भालू ने एक गौशाला में घुसकर मवेशियों पर हमला कर दिया। घटना से ग्रामीणों के बीच में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पहाड़ों में आजकल लगातार चौतरफा भालुओं के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ वन महकमा और सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। आपको बताते चले कि आजकल पहाड़ों में जंगली हिंसक जानवरों, भालुओं, सुअरों, बंदरों और गुलदारों का हर कहीं आतंक बना हुआ है। इसी मुद्दे पर सरकार और सत्ता पक्ष के सांसद भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को जंगली हिंसक जानवरों से निजात दिलाने के लिए भी सांसदों ने संसद में अपनी आवाज उठाई और उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर देहरादून से, जहां जिले में नवजात शिशुओं के लिए शुरू की गई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट अब जीवन रक्षक साबित हो रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल और मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पिछले साल 6 बेड से शुरू हुई ये यूनिट अब पूरी क्षमता के साथ 24 घंटे संचालित हो रही है। पहले राजधानी होने के बावजूद जिले में ऐसी सुविधा नहीं थी और गंभीर अवस्था में नवजातों को हायर सेंटर रेफर कराना पड़ता था। आपको बता दें कि एसएनसीयू के शुरू होने के बाद संस्थागत प्रसव में बड़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि अब अभिभावकों को भरोसा है कि बच्चे को तुरंत उपचार मिल जाएगा। यहाँ पर डेडिकेटेड एम्बुलेंस, प्रशिक्षित नर्सें, विशेष कॉरिडोर और आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। सिर्फ एक साल में यहाँ पर 550 से अधिक बच्चों को नया जीवन मिला, जबकि इस वर्ष जनवरी से अब तक 440 नवजात स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। डीएम सविन बंसल ने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि अब एक भी नवजात इलाज के अभाव में ना खोए। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। जी, ये विशेष नवजात शिशु इकाई होती है। इसमें 1 महीने से छोटे बच्चे भर्ती किए जाते हैं और जो एक हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड होता है, लेकिन हम बाहर के बच्चे भी लेते हैं। जैसे कि हमारे जिला अस्पताल के लिए ये बना हुआ है, जिसके बच्चे हमें कुछ भी, जैसे बच्चे ने पैदा होते ही रोया नहीं या बहुत कमज़ोर बच्चा है जिसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। पर ऐसा नहीं कि केवल जिला अस्पताल के हैं, हम दून के भी ले रहे हैं, मतलब हरिद्वार के बच्चे, रायपुर के बच्चे, पेरीफेरी के बच्चे भी हम लोग एडमिट कर रहे हैं। एनआईसीयू जैसे आपने पूछा, वहाँ पे वेंटिलेटर्स होते हैं और वो इंस्टीट्यूशनल होता है, जहाँ पे 24 आवर्स पीडियाट्रिशियन रहता है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके रेजिडेंट। राजधानी का ज़िला है। यहाँ पर अभी तक हमारे ज़िले के किसी भी अस्पताल में, सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था, और जिससे जो हमारा संस्थागत प्रसव है उसमें भी इजाफा हुआ था। क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस हमारे जिला अस्पताल से। जब से एसएनसीयू शुरू हुआ है उसको एक डेडिकेटेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है, एक पूरा डेडिकेटेड। सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर हरिद्वार की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में अब एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली टिहरी विस्थापित कॉलोनी का है, जहां पर 23 साल की अंजलि शर्मा की फंदे से लटक कर मौत होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और इसके बाद संभल जिले से आए मृतका के परिजनों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का भी आरोप लगाया। मृतक अंजलि शर्मा की शादी 1 साल पहले हुई थी। ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की यह विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं।
5 में बात हुई थी, ये कह रही थी मैं शादी थी हमारे फबीर भैया की, उसकी तो आने की बात हुई, कहा मैं आऊंगी, तो हमने 3 तारीख को ये भी कही थी, मैंने हमारे साथ चल, तो उन्होंने भेजा हमारे साथ 3 तारीख को, उनने मतलब घर वालों ने उन्हें मना कर दी थी। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र ने और मुझे पापा ने धर्मेंद्र ने मना कर दी थी कि ना हमारे साथ चलिए, हम गाड़ी कर लेंगे, गाड़ी चलेंगे अपने लोग कर ले बताया, मतलब पूरा इन्हें फोन न उठाया, बहुत देर से सुबह से, कल 6 तारीख को बिल्कुल ही फोन न उठाया इन्हें, वो 5 तारीख में 7 तारीख में सुबह से फोन करे, फोन न उठाने, जी उठाने, जी पापा उठाने, मम्मी का कोई फोन न उठा रहा हूँ। कम से कम एक बार हमने क्लियर बताया था साहब तो ऐसे तो कोई बात है, कुछ कोई बताता, इन्हें फोन न दिया हमारे लड़के बहन से, इन्हें फोन वोन छीन लिए थे। उन्हें बाद में किसी मोहल्ले के हमने मतलब यहाँ के रहते हैं गाँव में, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हमने 2-3 लड़के यहाँ से भेजे थे, उन्हें जब वो गए तब उन्हें पता पड़ी, तब उन्होंने हमें बताया था। खबर नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर भीमताल क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक के पसिया नदी में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक गांव को जोड़ने हेतु ग्रामीण वर्षों से लमगड़ा सांचा के समीप पसिया नदी में पुल बनाने की मांग कर रहे थे। बरसात के समय ग्रामीणों को 20 से 40 किलोमीटर घूमकर मुख्य मार्ग में आना पड़ता था। बरसात के समय ग्रामीण और बच्चों का आना जाना बंद हो जाता था। वहीं ग्रामीणों ने विधायक राम सिंह कैड़ा से लमगड़ा सांचा के पास पसिया नदी में पुल बनाने की मांग की है। वहीं विधायक कैड़ा ने ग्रामीणों और क्षेत्र के बच्चों की परेशानी को देखते हुए मोटर पुल के लिए सरकार से 1 करोड़ 21 लाख स्वीकृत कराकर पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। विधायक ने पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति पर है। विधायक ने अधिकारियों को अन्य कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही विधायक कैड़ा ने ये कहा है कि हमारी सरकार लगातार क्षेत्र की परेशानियों का समाधान करने की दिशा में अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहीं नैनीताल से ललित जोशी की विशेष रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। और अगली खबर बाजपुर से, जहां पर बाजपुर में फड़ खोखा ठेला स्वामियों ने उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि की अगुवाई में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर फड़ खोखा ठेला व्यवसायियों के लिए स्थायी स्थान चयनित किए जाने की भी मांग की है। और इसी दौरान अनिल वाल्मीकि ने यह कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर हर बार सिर्फ फड़ खोखा ठेला स्वामियों को ही खदेड़कर उनका शोषण किया जाता है, जिससे कि उन्हें बार बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने बाजपुर नगर में एक समान रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की भी मांग की है। बाजपुर से सलीम रजा की यह विशेष रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। ये सारे हमारे फड़ खोखे और ठेले वाले लोग हैं और ये बेचारे बरसों से बाजपुर के अंदर निवास करते हैं। जिस तरह से बाजपुर के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर जिस तरह से हटा करके उनकी कोई जगह सुनिश्चित नहीं की गई है। अब ये बाजपुर के अंदर जो इतवार का बाजार लगता है, इतवार के अंदर ईओ साहब जो है उनको जगह दे रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि इतवार के दिन आपको वहाँ पे हटाना भी पड़ेगा। अब सबके कच्चे माल की सबकी दुकानें, खाद्य सामग्री सबकी इधर से उधर जाएगी, सबका डिस्टर्ब होगा, सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं जगह जहाँ भी दी जाए वो एक स्थायी जगह दी जाए, ताकि जहाँ पे एकदम ग्राहक पहुँचे और सामान ले और अतिक्रमण भी ना हो। तो इसलिए जितने भी हमारे साथ ये जितने व्यापारी भाई आए हैं, सबको एक जगह सुनिश्चित किया है और एक चयन हो कि भाई यहाँ से अब आप लोग नहीं हटेंगे। अब इतवार के दिन हटाओ है ना, तो दोनों हाथों में प्रशासन लड्डू लेना चाहता है, इधर महसूल भी लेना चाहता है और इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शोषण भी करना चाहता है। तो इस तरीके से हम सारे व्यापारी भाई सब लामबंद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे हैं। उन्होंने नगर निगम स्तर पर किए जा रहे अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है और पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल रहा। मुख्यमंत्री ने मातृ शक्ति द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया है और महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वरोजगार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की सराहना भी की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया है। धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से देहरादून तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भी मजबूत करने और जन सुविधाओं में सुधार के महत्व पर भी जोर दिया है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं।
गया 27 साल हो गए। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफी। देहरादून से एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सरकारी नौकरियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित बनाने के अपने संकल्प को दोहराया है। उन्होंने बताया है कि पहले दिन से यही वादा था कि किसी भी युवा को नौकरी के लिए सिफारिश या फिर रिश्वत की जरूरत ना पड़े और केवल मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी मिले। सीएम धामी ने गर्व के साथ ये कहा है कि पिछले 4.5 साल में लगभग 27,000 युवाओं को निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए नौकरी मिली है। उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य गठन के बाद हुई कुल सरकारी भर्तियों में से 2/3 से अधिक नियुक्तियां केवल उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई हैं। वहीं युवाओं को आश्वस्त करते हुए सीएम ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और आगे की सभी भर्तियों का कैलेंडर पहले से तैयार है। उन्होंने प्रदेश के नौजवानों से अपील की है कि वे अपनी तैयारियां बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में और भी बड़े अवसर उनके इंतजार में हैं। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी डीएफओ, एसडीओ, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो, उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे, उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। देहरादून में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव, वन्यजीव और संघर्ष को लेकर आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा के साथ साथ संघर्ष के दौरान घायल होने वालों के इलाज और राहत के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वन मंत्री ने कहा है कि किसी व्यक्ति के हताहत होने की स्थिति में उनके परिजनों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वन्य जीवों और मानवों के बीच संघर्ष कम से कम हो और समय पर राहत एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध हो। सुबोध उनियाल ने आम जनता से अपील की है कि वे मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में अपनी भूमिका निभाएं और वन्य जीवों के मार्ग का सम्मान करते हुए सतर्कता बरतें। उनका कहना है कि केवल प्रशासनिक कदम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों की भागीदारी से ही ये संघर्ष न्यूनतम किया जा सकता है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जब जिस गांव में देखिए की मौत होती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को गुस्सा है ना, पर आम आदमी को सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर भी है। इसलिए आपने देखा कि 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख रुपए करने का काम, घायलों के लिए पहले एक मुआवजे का प्राविधान का सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरा इलाज कराने का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके बावजूद जिस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही है, इसमें आम आदमी को भी स्वयं भी काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे विभाग की ओर से लगातार जागरूकता को लेकर के अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि गाँव के आसपास कूड़ा इकट्ठा न करें। हम लोगों ने पहली बार पिछले 3.5 वर्षों में पहली बार वन विभाग ने सोलर लाइट देने का काम किया। अब हम लोगों ने
जो हमारी 20 डिवीजन जिनमें ज्यादा घटनाएं होती है, हर डिवीजन को 50,000 सोलर लाइट और ग्लास कटर देने का भी निर्णय लिया। और साथ ही साथ मेरे द्वारा सभी माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को हैदराबाद हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहदराबाद क्षेत्र के ग्राम रोहाल की किशनपुर में हाथी की लगातार दस्तक से किसानों में हड़कंप मच गया। जी हां, हाथी खेतों में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। एसडीओ वन विभाग पूनम कंथोला ने बताया कि हाथी मेगा हर्बीवर्ष श्रेणी का वन्य जीव है और इसकी गतिविधियों पर निगरानी के लिए हर साल पर्याप्त मैन पावर भी तैयार किया गया है। वहीं फसलों के नुकसान पर मुआवजे की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी जाएगी। और उन्होंने आगे बताया है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए बड़े कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सोलर फेंसिंग, हाथी सुरक्षा दीवार और सुरक्षा खाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है। वन विभाग का लक्ष्य है कि किसी प्रकार की मानव क्षति न हो और ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। जो है मेगा हर्बीवोर्स में आता है, जिसके लिए हम मैन पावर हर साल ही तैनात करते हैं, जिससे कि लोगों के अब खेतों तक तो नुकसान कर ही रहे हैं हाथी, उनको मुआवजे की कार्रवाई भी हम तत्काल शुरू कर देते हैं। और इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती रहती है, जिससे कि किसी को कोई मतलब मानव क्षति ना हो, और इसका हमेशा ही प्रयास रहता है। उसको दूर करने के लिए मैन पावर ही नीडेड है। और तो इस तरह के कोई ठोस उपाय जो है वो अभी कुंभ मेला जो आने वाला है उसके लिए भी प्रस्तावित हैं कि उसके लिए सोलर फेंसिंग और हम इसका हाथी सुरक्षा दीवार और हाथी सुरक्षा खाई का भी प्रबंध करें, ये भी प्रस्ताव हमने भेजा है। देहरादून से खबर, नर्सिंग एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रही थी, तभी एक महिला कांस्टेबल द्वारा नर्सिंग कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया गया। ये घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और पुलिस प्रशासन की किरकिरी पूरे प्रदेश में हो गई। इस मामले के बाद महिला कांग्रेस ने नर्सिंग कर्मचारियों का समर्थन करते हुए उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता सपना ने ये बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान नर्सिंग कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड से लड़ते रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए सम्मानित भी किया था, लेकिन अब उनसे मिलने तक मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस बदसलूकी की कड़ी निंदा की है और कहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि नर्सिंग एसोसिएशन की मांगे पूरी नहीं होने तक महिला कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। इधर से लोगों को बुला लो, अगर अलग से मैडम, कांग्रेस ने नर्सिंग अभ्यर्थियों को अपना समर्थन दिया है और जो कल जो घटना प्रकरण हुआ तो प्रकांड से कहा जा सकता है, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? कांग्रेस पहले दिन से ही जो नर्सिंग ऑफिसर से जो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए धरने पे, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना कल हुई और जो हमारी जो बहन को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने थप्पड़ लगाया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वर्षवार भर्ती की मांग कर रहे हैं, और इस प्रदेश की बेटियां हैं, एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी जब अपने अधिकारों की मांग कर रही तो उसको थप्पड़ मारा जाता है। उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसके खिलाफ आज हम लोग खड़े हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का रवैया हो गया, हिटलर शाही चल रही है। और आप जो बेटियां हैं। उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।